जैसा कि आपको पता है कि आज जो लेक्चर होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के पर होगा। और हम लेक्चर से पहले आपको पता है कि हम अपना मोटिवेशनल स्पीकर को हम दावत देते हैं। तो हम आज वेलकम करते हैं मोहम्मद आकिल एडवोकेट साहब को, जो कि सिंध हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी सिंध बार काउंसिल रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर रहे हैं, कराची बार एसोसिएशन के भी पहले प्रेसिडेंट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो डायस पे तशरीफ़ लाएं और अपने यहाँ पे ख्यालात का इज़हार करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत सारे दोस्त जो हमारे इस प्रोफेशन की ज्वाइन कर चुके हैं, आज साहब ने मुझे मौका फराहम किया कि जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है लॉ गेट के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा कि हम रोज़ाना एक मोटिवेशनल जो है स्पीच करवाते हैं। तो आज उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई कि मुझे आपको मोटिवेट करना है। लेकिन लॉ के हवाले से मैं आपको कुछ बातें ज़रूरी बताऊंगा जो आपके लिए जो है, देखें लॉ का प्रोफेशन जो है बड़ा कदीम है और इसकी इब्तिदा जो है वो हिंदुस्तान से हुई थी। और आप लोग अगर तारीख़ के हवाले से कुछ स्टडी में दिलचस्पी रखते हैं तो आप देखेंगे कि तमाम इंडिया और पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो बैरिस्ट्री जो है वो लंदन से करके आते थे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल, और अगर आप उसको तरतीब को देखेंगे तो तहरीक पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े रोमा हैं वो तमाम यहाँ तक अब आए हैं चंडीगढ़ तक, सब जो लोग थे वो सब लॉयर थे। देखिए लॉ जो है वो प्रोफेशन है, मुलाजमत नहीं है। लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी वो खुद अपना काम करते हैं और अपने लिए पैसे अर्न करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस में जब हम आए तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, एक ज़माने में वकला की टारगेट किलिंग हो रही थी तो लोग कहते थे कि एक पुलिस वाला मर जाता है तो उसको 30 लाख रुपए मिलते हैं और वकील को जो है वो बेनेवोलेंट फंड के 5 लाख मिलते हैं। तो हमने उन्हें समझाया कि देखिए ये जो लॉ का प्रोफेशन है ये कोई आपका कंपल्शन नहीं है, ये आपका इख्तियार है, आपने ख़ुद इसे ज्वाइन किया, आप ख़ुद इसको जो है आपने चूज़ किया अपने लिए कि मैं इस प्रोफेशन को इख्तियार करूं। और मैंने कहा नौकरी और प्रोफेशन में फ़र्क होता है। और आर्टिकल 18 आप जब देखेंगे, आज हमारे जो आपके स्पीकर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन 73 आपको पढ़ाएंगे, उसके अंदर आर्टिकल 18 है जो आपको राइट, आपका प्रोफेशन जो है वो गारंटेड करता है कि आप कोई भी प्रोफेशन जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। तो ये ज़रूर रखिएगा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने लिए ख़ुद काम करते हैं, और आप यकीन जानिए कि जब आप ख़ुद मेहनत करके इस प्रोफेशन में कुछ पैसे कमाते हैं और उससे अपने जो है लिवलीहुड के लिए कुछ पैसे खर्च करते हैं तो आप बेइंतहा खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी कोई फ़िक्स इनकम नहीं है बल्कि आपने काम करना है। इसीलिए जो है कायदे आज़म कह गए थे कि आपने जो है काम काम और सिर्फ काम, ये 3 दफ़ा उन्होंने काम के ऊपर जोर दिया था। इसका मतलब ये है कि इस प्रोफेशन में जो लोग आए हैं, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, आपको यहाँ सख्त मेहनत करनी है और इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा वेटिंग पीरियड ज़्यादा है लॉ के प्रोफेशन में, कि नौकरी में तो आप जाके जॉब पे लग जाते हैं, लेकिन वकील की हैसियत से अपने आप को जूनियरशिप में काम करना है, वहाँ बहुत सारे मसाइल होते हैं। उसके बाद जब आप प्रोफेशन में आ जाते हैं, प्रोफेशन में आने के बाद जो है कई मसाइल होते हैं, लेकिन अगर आप साबित कदमी से उन मसाइल के साथ निमटते चलें तो आप देखेंगे कि आप 1-2 साल 3 साल के अंदर जो है अपने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, अपने लिए आपके रोज़गार का मुनासिब इंतज़ाम हो जाएगा। और ये जो जितने भी आप देखिएगा, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की मैंने आपको मिसाल दी, बल्कि आप चले जाइए कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी की पोस्ट पे लोग हैं वो सारे लॉयर हैं। इसलिए कि लॉ का प्रोफेशन जो है, इसीलिए हम कहते हैं बाज़ औक़ात कि सियासत और वकालत लाजिम व मलज़ूम है।
यानी दोनों सियासत ऑब्लिक जो है लॉ, ये दोनों जो है वो साथ साथ। अब हिस्ट्री का मैंने हवाला दिया, जब आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपको तमाम लोग जो है वो बड़े लोग जितने भी हैं वो कलीदी ओहदों पर रहने वाले जो लोग हैं वो तमाम लॉयर्स हैं। और होता ये था कि उस ज़माने में कि वो वकालत करते थे, अचानक से पता लगा कि किसी इलेक्शन लड़ा, उन्होंने कंटेस्ट किया, जीत गए, पता लगा किसी जगह मिनिस्टर बन गए 5 साल के लिए। उसके बाद 5 साल ख़त्म हुए, 5 साल के बाद फारिग हुए, फिर आए, फिर वकालत शुरू कर दी। तो जाहिर है आज़ाद प्रोफेशन है, किसी की पाबंदी नहीं है, किसी की नौकरी नहीं है, आपने खुद ही क्या मेहनत करनी है अपने लिए और उसके बाद जो है अपनी रोज़गार जो है वो करना है। अब इसमें जो बुनियादी चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी लॉ गेट की तैयारी में लगे हुए हैं। तो एक बात मेरी याद गौर से आप सुन लीजिए कि जिस बच्चे ने रेगुलर क्लास अटेंड की है, लॉ गेट कुछ नहीं है उसके लिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं बच्चे, उनको लॉ गेट से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिन्होंने रेगुलर क्लासेस किए हैं उन्होंने पढ़ा है, और पढ़ने के साथ ही वही कुछ जो आपने पढ़ा है लॉ में वही एग्ज़ाम में आएगा, कोई नई चीज़ नहीं आएगी। जो सिलेबस है आपका LLB का, उसी के मुताबिक क्वेश्चन है। तो इसमें कोई ज़्यादा आप परेशान ना हो। लेकिन ये बड़ी अच्छी एफर्ट्स है जो इसाक साहब ने की है कि एक यहाँ पर जो क्लासेस का एहतमाम किया है, और आप लोगों को जो है यहाँ मोटिवेशन के लिए भी उन्होंने कहा है क्लासेस रखी हैं। और आज जो है आपको जो है मैं कहूँगा कि जब सालिम सलाम साहब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आए, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में जो है 2-4 बुनियादी बातें, खैर वो तो बहुत तफसील से आपके लिए तैयारी करके आए हैं आपको समझाने के लिए। क्योंकि जब हम 1947 जब पाकिस्तान तख्लीक हुआ था तो ज़ाहिर एक कानून था, एक मौजूद था जिसको हम कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एक्ट 1935। पाकिस्तान में जो है पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो बना 1956 का, और उसके बाद फिर बना 1962 का। लेकिन 1956 और 1962 के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो दोनों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थे। और पहली बार जो है हमारे यहाँ 73 का जो आइन है, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये इसमें जो है इख्तियार सारा जो है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को दिया गया। ठीक है, तो आज तफसील से आप इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मैं आपको सिर्फ आज अपनी बात इस तरह से ख़त्म करूँगा कि ये प्रोफेशन जो है इसको आपने बाई चॉइस लिया है, ये किसी बाई जो है ना कंपल्शन आप नहीं इसको इख्तियार कर रहे, आप इसके अंदर आएँ और इसमें मेहनत से काम करें, कामयाबी आप ही की होगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अब मैं जो है कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड है थोड़ा सा वो आपको बताना मुनासिब समझता हूँ कि एक्चुअली 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से उसकी इब्तिदा हुई। ये असल में जब भुट्टो साहब का दौर था तो उन्होंने ये इसका स्टार्ट लिया 17 अप्रैल 1972 से, और उन्होंने नेशनल असेंबली में एक कमेटी को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया और उसमें एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए, और इसको प्रेजेंट किया लीडर्स को जो पार्लियामेंट के थे 20 अक्टूबर 1972 को, जिसको जो है तमाम जो वहाँ के उस वक्त लीडर्स थे उन्होंने ड्राफ्ट को साइन किया। फिर इसकी अप्रूवल के लिए जो है डिबेट हुआ और इस पे जो है डिस्कस हुआ 10 अप्रैल 1973 को, और इसकी असेंट जो है वो प्रेसिडेंट ने दी 12 अप्रैल 1973 को। तो कंसिक्वेंटली जो इसकी इन्फोर्समेंट हुई वो 14 अगस्त 1973 को हुई, और अकॉर्डिंगली जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो उसके 10वें प्राइम मिनिस्टर हुए, और फजले इलाही साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त पाकिस्तान के। इससे पहले आपको जैसे कि आखिल साहब ने बताया कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था और फिर 1962 का था, वो सुपरसीड किया और 1973 का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। बाद में ये सस्पेंड हुआ, जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने इसमें माशाल्लाह
मार्शल लॉ जो है इम्पोज किया 5 जुलाई 1979 को। तो इस तरह ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शॉर्ट सी एक हिस्ट्री है। और इसके साइलेंट फीचर्स के अंदर जो है ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी ये डॉक्यूमेंटेड है, और तकरीबन ये 12 पार्ट्स हैं इसके और 280 आर्टिकल्स हैं, और इसके अंदर 7 शेड्यूल हैं और 12 चैप्टर्स हैं। इसका बेसिक जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो इसके अंदर है, और इसका मकसद ये है कि जो पाकिस्तान का जो स्टेट है वो इसका रिलीजन जो होगा वो इस्लाम होगा, इस्लाम के ऊपर ये मुल्क कायम किया गया है। और कोई भी गवर्नमेंट जो है इसको अपनी विल के ऊपर जो है चेंज नहीं कर सकती जब तक कि 2/3 की मेजॉरिटी जो है वो बोथ हाउसेस से, पार्लियामेंट से और सेनेट से जो है अप्रूवल ना आए और फिर प्रेसिडेंट इसको ना कंसेंट दे। तो ये फेडरल गवर्नमेंट जो है यहाँ की पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और 4 प्रोविंसेस हैं, और फेडरल गवर्नमेंट का हेड जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, और पार्लियामेंट का जो हेड करता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करता है। इसी तरह जो है ये बेसिकली बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि इसमें जो पार्लियामेंट कंसिस्ट करती है 2 हाउसेस हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट है। सेनेट में इसके तकरीबन 63 मेंबर्स हैं, और 8 अमेंडमेंट के तहत इसके जो रेज हुए हैं मेंबर्स वो 87 तक आ गए, और नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे वो 200 मेंबर्स थे, और अब जो हैं वो 207 मेंबर्स हो गए। तो इसकी एक शॉर्ट सी ब्रीफ सी मैंने आपको एक इसका स्ट्रक्चर बताया है। और आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लेक्चर देने आएंगे वो हमारे सालिम सलाम अंसारी साहब हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और अपने लेक्चर का आगाज़ करें। थैंक यू। और ख़वातीन व हज़रात, आज जो है हमारा लेक्चर जो है ये दूसरा लेक्चर है इस प्रोग्राम का, और आज कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलेबस है लॉ गेट वालों का, आज उसको डिस्कस करेंगे। कल जो सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन केसेस थे 8, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस, टोसा केस, आसमा जिलानी केस, ज़फ़र अली नुसरत भुट्टो केस, मियाँ नवाज शरीफ केस, और अल जहाद ट्रस्ट केस, सैयद ज़फ़र अली शाह केस, और ख़ान असफंद यारवली केस, वो 8 केसेस जो सिलेबस के मुताबिक थे उनकी हमने तैयारी कराई, उसमें गुफ्तगू की और उसके MCQs। आज जो सिलेबस है जो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है जिसके 10 मार्क्स हैं, कल वाले के 5 हैं, टोटल 15 हो गए। आज जो सिलेबस है इसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल से लेके आर्टिकल 1 से लेके 7 तक जो इंट्रोडक्टरी उसके वो हैं आर्टिकल्स, और उसके बाद आर्टिकल 8 से लेके 29 तक जो उससे मुताल्लिक़ हैं फंडामेंटल राइट्स है। फिर आर्टिकल 30 से लेके आर्टिकल 28 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, और 29 से लेके 40 तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। एक ये पहला पार्ट हो गया, यानी आर्टिकल 28 तक फंडामेंटल राइट्स, और फिर 29 से 40 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। फिर उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया, सिर्फ 2 चीज़ें दी। एक चीज़ दी मजलिस शूरा, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। वो मजलिस शूरा जो है उसके आर्टिकल्स जो हैं वो शुरू होते हैं 50 से लेके 89 तक। 50 से 89 तक पार्लियामेंट क्या है, उसके इख्तियारात क्या है, उसकी तश्कील क्या है, किन 2 हाउसेस पे और प्रेसिडेंट पे मुश्तमिल है, उसके मेंबरान की जो चुनाव है वो किस तरह होता है, वोटर कौन होगा, उसका मेंबर कौमी असम्बली की क्वालिफिकेशन क्या होगी, सेनेट के मेंबर की क्या होगी, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, उसकी पावर्स क्या होंगी, उसको क्या क्या एग्जेम्पशन हासिल है। उसके बाद फिर जो सिलेबस आ रहा है वो सिलेबस आ रहा है जो जुडिशरी से, कोर्ट से मुताल्लिक़ है। वो आर्टिकल 175 से शुरू होता है और आर्टिकल 112 तक, आर्टिकल 212 तक, 212 तक, 175 से लेके 212 तक। उसमें पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो जुडिशियल सिस्टम वजूद में आया उसको बयान कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से 175 से शुरू होता है, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट क्या है, कितने जजों पे कौन उसका हेड करेगा, उसके जज की क्वालिफिकेशन क्या है, चीफ जस्टिस की क्या है। उसके बाद फिर हाई कोर्ट
कितनी है। जैसे बिलफर्ज पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में 5 हाई कोर्ट बताई, 4 सूबों की और तीसरे वफाक की इस्लामाबाद है। और उनको कौन हेड करेगा, उन जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार, उन जजेस की क्वालिफिकेशन क्या है, और हाई कोर्ट की क्या क्या जुरिस्डिक्शंस हैं, कौन कौन सी रिट्स हाई कोर्ट जो है एंटरटेन करेगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी 184, 185 और 186 में कौन कौन सी जुरिस्डिक्शंस हैं जिनमें वो समाप्त कर सकता है। इसी तरह हाई कोर्ट में आ गए। फिर हाई कोर्ट में जो है उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट जो आर्टिकल 203 में अमेंडमेंट्स के जरिए जो जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में जो अमेंडमेंट्स आई और फेडरल शरीयत कोर्ट वजूद में आई, उस फेडरल शरीयत कोर्ट को उन्होंने बयान किया, उसकी भी क्या है, उसके जज की क्वालिफिकेशन क्या है, उसका चीफ जस्टिस कैसे होगा, उसमें उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज और 2 उलमा पे मुश्तमिल 5 का शरीयत अपीलेट बेंच सुनेगा। वो तफसील सारी 203 में, और कौन से लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बल्कि लॉज को जो कि शरिया से, कुरान और सुन्नत से मुतसादिम होंगे उनको वो एग्जामिन करेगा। और कुछ क्रिमिनल अपीलें भी उसकी रिव्यू की और उसकी सुनवाई की वो इख्तियार रखता है। उसके बाद फिर 2112 भी आ गया। 2112 ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, उसके बाद ट्रिब्यूनल से स्पेशल कोर्ट्स बनती हैं जो 212 की आर्टिकल के तहत बनेंगी, उसका भी जिक्र आ गया। 209 में प्रोसीडिंग है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के जो जज साहिबान हैं और चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो कोई और फोरम नहीं करेगा और इसी फोरम में जाएगा। उस फोरम में कार्रवाई कैसे शुरू होगी, उस फोरम की इंक्वायरी कौन करेगा और किन किन तरीकों से उस फोरम में रिड्रेसल होगी और उस फोरम की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो फोरम किस तरह अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और जज कैसे रिमूव हो सकता है या रिमूव। और 204 भी है उसी में अदलिया ले पार्ट में जो कि कंटेम्प्ट से मुताल्लिका है, आला अदलिया। तो हम जो है अभी इसको सरसरी इसकी वो करते हैं हर आर्टिकल की जो कि आपके सिलेबस में है। आर्टिकल 1 से लेके पहले 40 तक जाएंगे, फिर आर्टिकल जो है पार्लियामेंट से मुताल्लिक जो है उनको देखेंगे, फिर आर्टिकल 175 से लेकर 212। उसके बाद जो MCQs होंगे वो उसकी तैयारी कर लेंगे और इस तरह आज कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना वो आपका पेपर जो है उसकी तैयारी हो जाए। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पहले तो प्रीएम्बल से वो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो जाता है। ठीक, प्रीएम्बल जो है वो उसका वो दीबाचा है जो ये बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पेश आई। इसके प्रीएम्बल कोई भी चीज हो, कोई किताब हो, कोई स्टैट्यूट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसका प्रीएम्बल ये है, उसका वो पेश, उसका जो ये है कि उसकी जरूरत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो प्रीएम्बल होता है। वो प्रीएम्बल जो है इन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल के तौर पे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या चीज है, क्यों उसकी जरूरत आई और क्या क्या चीज की प्रिंसिपल पॉलिसी होंगी और क्या चीजें वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है और क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्ट। प्रीएम्बल आ गया 2 सफ़े का। उसके बाद आर्टिकल 1 से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका टेक्स्ट जो है वो शुरू हो गया। पहला पार्ट है ये, और आर्टिकल 1 जो है रिपब्लिक और उसकी टेरिटरीज बताता है। वो टेरिटरीज बताता है कि पहले तो नाम बताता है कि ये फेडरल रिपब्लिक है, वफाकी जमहूरिया है और इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फिर उसके बाद उसने टेरिटरीज बताई कि उसकी टेरिटरीज क्या है। पाकिस्तान 4 प्रोविंसेस बताए, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब 4, और इस्लामाबाद का कैपिटल टेरिटरी। तो पाकिस्तान की टोटल टेरिटरी जो है वो 4 सूबे और वफाकी इलाका इस्लामाबाद का। ये खैबर पख्तूनख्वा का नाम पहले NWFP था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और उसमें जो एक फाटा का इलाका था उसको भी मर्ज कर दिया, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। वो इलाके प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उसको मर्ज कर दिया गया और एक पूरा सूबा बन गया। तो पाकिस्तान अब 5 चीजों पर मुश्तमिल है। वफाकी इलाका, ये जो कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद की कहलाती है, और 4 सूबे, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। इसके अलावा जो टेरिटरी है वो अभी ना पाकिस्तान का हिस्सा है ना पाकिस्तान।
जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, जैसे आज़ाद कश्मीर है। उसके लिए आर्टिकल 257 है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसमें भी कहा है कि ऐसी स्टेट्स जो कभी भी पाकिस्तान के साथ एक्सीड करेंगी, और 257 कहता है जब भी फैसला होगा कश्मीर का तो उस वक्त की सॉवरेन अथॉरिटी के मुताबिक जो भी तय होगा उसके मुताबिक इसका फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ एसेशन होगी, किस टर्म से होगी, ये बात। अभी जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन है इसके तहत पाकिस्तान की टेरिटरी मुतय्यन करती, 4 सूबे और वफाकी दारुल हुकूमत, ठीक। उसके बाद ये आर्टिकल आगे चलता है और फिर ये 2A एक आया, उसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही एनेक्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 280 आर्टिकल पर मुश्तमिल है और 5 शेड्यूल इसमें रह गए, 7 आ रहा है किताबों में, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी किताब उठाएंगे 5 शेड्यूल, 12 चैप्टर है और 12 पार्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशन मुश्तमिल है। 280 आर्टिकल और शेड्यूल्स पे, और एक ही एनेक्सर है, वो एनेक्सर है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको इसका पार्ट बना दिया गया किसका, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर तीसरी चीज जो है आर्टिकल 3 है, वो एक इंश्योरेंस दे रही है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि पाकिस्तान में किसी भी शक्ल में इस्तेसाल जो है उसको एलिमिनेट किया जाएगा। और 4 जो है आर्टिकल 4 वो कहता है राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस टू लॉ। तो यानी हर आदमी, हर शहरी को जो है कानून के मुताबिक जो है उसका बर्ताव किया जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट होगी, कोई अबव द लॉ नहीं होगा और कोई आदमी कानून की प्रोटेक्शन से बाहर नहीं होगा, ठीक। 5 में जो स्टेट से वफादारी होती है, हर जो स्टेट है, कोई भी रियासत है, वो अपने शहरी से, बादशाहत हो, जमहूरियत हो, मलूकियत हो या कोई भी फॉर्मल गवर्नमेंट हो, वो अपने स्टेट के शहरियों से अतात या वफादारी मांगती है। और ये आर्टिकल जो 5 है, लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, यानी वो स्टेट से वफादारी की और कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन और कानून की अतात का जो है अजहार कर रहा है ये आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 आ गया। आर्टिकल 6 है हाई ट्रेजन, यानी संगीन गद्दारी। संगीन गद्दारी को 18वीं तरमीम में मजीद इनलार्ज किया गया, और यह है कि जो भी आदमी पाकिस्तान के आइन को हेल्ड इन अबेंस करेगा, सस्पेंड करेगा, एब्रोगेट करेगा, उसको अटेम्प्ट करेगा, कॉन्स्पायर भी करेगा, तो वो जो है ना शदीद गद्दारी होगी, गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन होगा। और इसमें कुछ चीजें 18वीं तरमीम में जो 2010 में आई, उन्होंने ये कहा 2A और डाल दिया और कहा एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन मेंशन इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and the High Court। 3 में कह दिया मजलिस शूरा कानून बनाएगी, यानी कोई आला अदालत भी आर्टिकल 6 की अगर कहीं वायलेशन हो रही है, किसी ने संगीन गद्दारी की है और कॉन्स्टिट्यूशन को सबताज करने की कोशिश की या कॉन्स्पिरेसी भी की, खत्म करने की कोशिश की, सस्पेंड करने की कोशिश की, हेल्ड इन अबेंस करने की कोशिश की, जो भी लफ्ज इस्तेमाल हुए, कहा तो वो भी नहीं कर सकेगी, उस पर पाबंदी लगा दी। क्योंकि हमारी आला अदालतों ने, जो आपको कल केस पढ़ाए हमने 200 केस में, और उसके बाद बेगम नुसरत भुट्टो वाले केस में और जफर अली शाह वाले केस में, उन 3 केसेस में मार्शल लॉ को जायज करार दिया नजर जरूरत, और वो जो कैंसिल पढ़ाई थी। सिर्फ एक मार्शल लॉ जो है याया खान का, वो आला अदालतों ने आसमान जिलानी केस जो PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट हुआ, वो कहा कि उसका जो मार्शल लॉ लगाना था याया खान का, वो गैर कानूनी था, इलीगल था। और लेकिन उसमें मैंने कल आपको वजाहत की कि वो उस वक्त डिक्लेयर किया जब याया खान की हुकूमत खत्म हो चुकी थी। तो हुकूमत के होते हुए तीनों डिक्टेटरों की जो है हमारी आला अदालतों ने उसके कामयाब बगावत को वो नेसेसिटी ऑफ द स्टेट के प्रिंसिपल पे जो है ना जायज करार दिया, और उनके और जो हुकूमतों का खत्म करना, आइन को सस्पेंड करना, हेल्ड इन अबेंस करना, वो भी जायज करार। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इन्होंने डिटेल से बताया। पहले 1935 का एक्ट था, जब पाकिस्तान और इंडिया जो है ये 47 में मार्ज़े वजूद में नहीं आए थे। पाकिस्तान बना तो 1935 का एक्ट 1956 तक
चलता रहा, क्योंकि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन पहला 1956 का आया जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। इंडिया में 1951 में आया, वही कॉन्स्टिट्यूशन अब तक चला आ रहा है। हमारे यहाँ 56 में बना, फिर 62 में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, 58 में वो कॉन्स्टिट्यूशन 56 वाला जो है नया मार्शल लॉ लग गया, और 62 में जो अयूब खान के दौर में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया जो सदारती निज़ाम लिए हुआ था। फिर उसके बाद याह्या खान का मार्शल लॉ आ गया। फिर उसके बाद जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए 1971 में, जब वो 16 दिसंबर का वाक़या आया, उसके चंद दिनों के बाद जब उन्होंने हलफ उठाया तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ ही रहा। और 72 का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिस उस दौरान कानून साजी आइन साजी होती रही, और 73 में वो जो 14 अगस्त 1973 से वो कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, जो अभी 25 तरामीम में 73 से लेकर आज तक इसके अंदर 25th अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, आज इस शक्ल में मौजूद है। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे ज्यादा अरसे पाकिस्तान में है और अभी तक है, और ये मुतफ़िक़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने जो है वो उसको मिलके बनाया, उसको मिलके बनाया, उस पर दस्तखत किए, उसको मंजूर किया। सिर्फ 6 या 8 अरकान असम्बली थे जिन्होंने इस पे साइन नहीं किए। वो जो थे उनमें मीर अली अहमद खान तालपुर थे, मुख्तार राना थे, और मलिक सुलेमान थे, और अहमद रजा कसूरी थे। इस तरह 6 या 8 अब्दुल हमीद जतोई थे, 6 या 8 अरकान थे जो ज्यादातर पीपल्स पार्टी का एक बागी ग्रुप कहलाता था, उससे उनका ताल्लुक था। उन्होंने इस आइन के ऊपर दस्तखत नहीं। बाकी तमाम जमातों ने, जिसमें नेशनल अवामी पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग, और जितनी उस जमाने की आजाद उम्मीदवार जो थे, और फाटा के जो मेंबरान थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सब ने इस पे दस्तखत की। जमीयत उलमा पाकिस्तान इस पे मुतफ़िक़ा तौर पे ये आइन पास हुआ। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो जाता है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का आइन जो है वो आर्टिकल 6 के बाद पार्ट 2 जो है वो फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से मुताल्लिक़ है। ये शुरू हो रहा है आर्टिकल 8 से, लेकिन 7 जो इसी पार्ट 2 का हिस्सा है वो कह रहा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन दिस पार्ट अनलेस जो स्टेट है उससे क्या मुराद है। स्टेट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट, मजलिस शूरा जिस कहते हैं, मजलिस शूरा पार्लियामेंट, क्योंकि मजलिस शूरा जो है वो 2 हाउसेस, सेनेट, कौमी असम्बली और प्रेसिडेंट, इस 3 को मजलिस शूरा या पार्लियामेंट कहते हैं। स्टेट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट, ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ए प्रोविंशियल असम्बली and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess। ये उन्होंने रियासत की तारीफ कर दी कि रियासत है क्या, और उसकी टैक्स की लेवी करने की भी वो बता दी कि यही इदारे हैं जो कि टैक्स या कोई लेवी लगा सकते हैं। अब चैप्टर 1 आ गया पार्ट 2 का, वो आर्टिकल 8 से लेके तो आर्टिकल 28 तक, ये वो बुनियादी हकूक हैं जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वो फंडामेंटल राइट्स हैं जिसकी पाकिस्तान में स्टेट ने और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जिसकी जमानत है कि हर शहरी को ये बुनियादी हकूक हासिल है। एक बुनियादी हकूक का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है यूएनओ का, उसमें भी इंसानी हकूक या बुनियादी हकूक या ऐसे हकूक लिखे हुए। उसमें से चंद एक हकूक हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन से हैं? राइट टू चेंज द रिलीजन, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है, इसका मजहब, स्टेट का मजहब इस्लाम है, लिहाजा इस तरह की कोई फंडामेंटल राइट हम उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे सकते। और भी कई राइट्स हैं छोटे मोटे, जैसे एक नया राइट आया, राइट टू ईजमेंट ऑफ डेथ, इंसान को मौत का हक है, जिसमें वो कहीं ये समझता है कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहिए, वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको खुदकुशी जो है उसके जुमरे में गिरते हैं। तो इस तरह के कई राइट्स हैं यूएनओ के 2-4 को छोड़ के, बाकी तमाम राइट्स अगर कुछ रह गए थे तो 18वीं तरमीम में 2010 में राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस और राइट टू एजुकेशन। 5 से 16 साल तक के हर बच्चे को स्टेट तालीम देगी, लेकिन आगे एक क्लॉक लगाया रिस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू लॉ, ठीक है। तो वो लॉ से मतलब उसको
क्लॉक लगाया, यानी इस तरह का नहीं है। कोई कानून बनेगा, शायद कानून कोई नहीं बना, लेकिन ये कि ये एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 8 से शुरू होंगे और 29 तक जाएंगे, 28 तक जाएंगे। 29 से भी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी शुरू हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ये है कि वो फंडामेंटल राइट्स के तहत इन्फोर्सेबल नहीं होती। उसके लिए आप किसी अदालत में नहीं जा सकते। 199 की या 184 की रिट उसके लिए इन्फोर्स नहीं हो सकती कि आपने चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिसी ये दी है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ये दी है कि आप जो है वो एक फलाई रियासत होगी, उसमें जो चंद चीजें लिखी हुई हैं 11 आर्टिकल्स में, उन चीजों की इन्फोर्समेंट के लिए रिट जो है वो मेंटेनेबल नहीं, यानी वो उस तरह का कानूनी हक नहीं है। वो एक पॉलिसी जरूर है कि हम 40 है जैसे कि बाकी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, अफ्रीका के, एशिया के और दीगर ममालिक से, और इस्लाम जो है अकलियतें हैं उनके हकूक का पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, और मजहब जो है इस्लाम उसकी प्रमोशन जो है उसके लिए तमाम बातें की जाएंगी। वो भी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का है। हम अभी आर्टिकल 8 से लेके 28 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, 29 से 40 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, वो हम एक एक करके जो है ना उसको रीडिंग नहीं करते, लेकिन हम गुजरते जाते हैं कि वो हैं क्या। 8 कह रहा है लॉ, 8 जो है लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइट। इसलिए कहता है कोई भी ऐसा कानून जो है जो कि बुनियादी हकूक ये जो दिए हुए हैं 8 से लेके 28 तक, इनके खिलाफ होगा तो वो वाइट समझा जाएगा, और स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे फंडामेंटल राइट्स किसी के लिए जा सकते। ठीक है। और 3 में सब क्लॉज, सब आर्टिकल 8 की क्लॉज 3 में उन्होंने सब क्लॉजेस दे दिए, ए, बी, रोमन 1, रोमन 2, कि ये ऐसी कोई एग्जेम्पशंस हैं, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड लॉज हैं, और दूसरे जो कुछ लॉज हैं, लॉ स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, वो जो है उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। ठीक है। फिर आगे हम के राइट्स जो हैं, इसका जो क्लॉज 5 है आर्टिकल 8 का, वो ये कह रहा है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स इस चैप्टर के तहत दिए गए हैं ये सस्पेंड कभी नहीं होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्रेसिवली लोगों को, आवाम को, पाकिस्तान के शहरियों को दे दिए। 9 आर्टिकल जो है वो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन से मुतालिक है। ये सिक्योरिटी ऑफ पर्सन से मुतालिक है कि कोई भी शहरी है उसको जिंदगी से और आज़ादी से, जिंदगी आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता। सब्जेक्ट दिया है, क्लॉक लगाया है, वो कहा है सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक, किसी आदमी की जिंदगी छीनने का स्टेट को हक नहीं, किसी आदमी की आजादी को, शख्सी आजादी को सलब करने का स्टेट को हक नहीं। लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ ऐसा होता है कि जैसे अब आप कहेंगे सजाए मौत, वो एक जुडिशियल ऑर्डर है, एक लॉ के तहत उसे सजा दी गई है। वो एक किस्म की स्टेट जो है ऐसी चीज छीन रहा है जो स्टेट ने दी नहीं, इसीलिए ये आजादी दी गई है। लेकिन इसके छोटे मोटे क्लॉक्स हैं कि कहीं स्टेट भी ये काम कर सकती है जब स्टेट जो है सजाए मौत को एक्सक्यूट कर रही होती है, या शख्सी आजादी को भी मुख्तलिफ लॉज होते हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, या कुछ और ऐसे कवानीन है। पहले डीपीआर होता था, जो कल हमने डीपीआर 1971 पढ़ा असमा जिलानी केस में, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स। ठीक है, उसके तहत जो लोगों को बंद कर दिया जाता था, तहवील में ले लिया जाता था, या उनको नजरबंद कर दिया जाता था। इंसान की आज़ादी जो है ना, उसको जो है ना, वो पाकिस्तान में किसी शहरी को उसकी आज़ादी से और ज़िंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता, एक इंसान का बुनियादी हक है। फिर हम जो है आगे 9 के बाद राइट टू फेयर ट्रायल पे आ गए एंड ड्यू प्रोसेस पे आ गए। वो तो 10A है, लेकिन 10 है उससे पहले, वो है राइट टू फेयर ट्रायल से पहले आर्टिकल 10 जो है वो सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें भी ये तफसीली है, इसमें कई क्लॉजेज नीचे दी हुई कि हर आदमी को नजरबंदी से और हरासत से उससे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा, लेकिन उसकी क्लॉक्स नीचे आ रही है कि किस सूरत में उसको अरेस्ट किया जा सकता है जो उस पर कदगन है, यानी इस शहरी आज़ादी पे कि उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और उसको जो है डिटेन नहीं किया जा सकता।
फिर यह बताया कि किन किन शक्लों में उसे डिटेन किया जा सकता है और किस किस शक्ल में उसे अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने का भी, आगे डिटेन करने का भी, ऐसा नहीं है कि उसे कर लिया गया, उसकी भी चीजें दी गई हैं कि उसके साथ क्या क्या सलूक करना है अगर उसे डिटेन कर दिया गया या उसे अरेस्ट कर दिया। फिर आर्टिकल 10A आ गया 18वीं तरमीम में 2010 में, उसने एक नई चीज दे दी 10A आर्टिकल, वो कहता है राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। फेयर ट्रायल ये है, होता पहले क्रिमिनल में था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने, मैं लफ्ज उसके पढ़ देता हूं, उसमें सिविल ऑब्लिगेशंस को भी बीच में डाल दिया। ये कहता है 10A राइट इन दिस आर्टिकल, ये कहता है 10A राइट टू फेयर ट्रायल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और in any criminal charge against him a person shall be entitled to a fair trial and due process। ठीक है, यानी क्रिमिनल चार्ज में भी और सिविल केसेस में, ऑब्लिगेशंस में भी एक इंसान को फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का राइट होगा। वो होता है जैसे पहले समरी ट्रायल नहीं होते, एक आदमी को ट्रायल का राइट नहीं दिया, उस पर चार्ज फ्रेम किया, उसकी बात सुनी या ना सुनी, उसका जवाब ले लिया और उसे सजा सुना या उसके खिलाफ फैसला कर। अभी भी कुछ कानून ऐसे मौजूद हैं जिनमें ऐसा है, समरी ट्रायल। सिविल में भी ऐसे कानून है, जैसे समरी सूट होता है। ट्रायल होता क्या है, ट्रायल की डेफिनेशन क्या है? ट्रायल की डेफिनेशन जो है वो सिंपल है कि वो शुरू होता है क्रिमिनल में चार्ज फ्रेम होने के बाद और सिविल में होता है इश्यूज फ्रेम। उससे पहले का जो प्रोसीजर है वो ट्रायल नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ट्रायल की जमानत नहीं दे रहा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेयर ट्रायल की जमानत दे रहा है। तो जहां एविडेंस नहीं हो रही, जहां इश्यू फ्रेम नहीं हो रहे, जहां चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा, उस तरह का कोई भी प्रोसीजर जो है वो इस आर्टिकल से हिट करता है। ये एक फेयर ट्रायल का मतलब है कि एक आदमी को आपने एक जुर्म सुनाया, एक आदमी को आप कहा तुम पे ये इल्जाम है, उसने कोई जवाब दिया, इस तरह बातें नहीं होती ना सिविल में कॉन्स्टिट्यूशन। जब वो एविडेंस लाता है, राइट टू प्रोड्यूस एविडेंस, राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, इवन मार्शल लॉ जो फील्ड मार्शल लॉ होता है उसमें भी राइट टू प्रोड्यूस द विटनेस है, राइट टू क्रॉस एग्जामिन उसका राइट होता है। जब वो क्रॉस एग्जामिन करता है, जब वो अपने गवाह लाता है, जब वो अपनी एविडेंस लाता है, तो फिर केस खुल के आता है कि आज तक हम जो समझ रहे थे कि इस आदमी पे ये इल्जाम है, असल में ये तो इल्जाम ही नहीं। एविडेंस का होना बड़ा जरूरी है। ये जो लोग एविडेंस की अहमियत को नहीं समझते, एविडेंस रिकॉर्ड करने को कुछ नहीं समझते, आप जब एविडेंस रिकॉर्ड होती है तो चीजें कहीं की चार्ज या इश्यूज जो है कहीं के कहीं चले जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया कि आर्टिकल 10A के राइट टू फेयर ट्रायल, जो कि हमारे मुल्क में है नहीं, बात जगहों पे अदालतों में भी एविडेंस वगैरह जरूर होती है, पढ़ी नहीं जाती। फैसला करते वक्त उसने एविडेंस रखनी है दोनों को। जब उसने अप्रिशिएट ही नहीं किया फैसलों में तो उसने क्या पढ़ा और उस फेयर ट्रायल का क्या फायदा। तो एक और बात, सिर्फ ट्रायल की जमानत नहीं दे रहा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेयर ट्रायल की, यानी फेयर भी होगा, शफाफ होगा, जज वो नहीं होगा जिसके सामने उसका बेटा मुद्दई होगा। फेयर ट्रायल का ये भी मतलब ट्रांसपेरेंट होगा, वो किसी एक पार्टी का नुमाइंदा नहीं होगा, वो गैर जानिबदार होगा। डॉक्टर मुबशिर हसन केस में इस चीज को वाजे किया गया। यहां तक आ गया कि अगर उस काजी बनने से लोगों ने इसलिए इनकार किया, उन्होंने कहा अगर एक खजूर का भी फैसला करना तो क्यामत के दिन मैं अपनी सफाई पेश नहीं कर सकूंगा कि मैंने फैसला करते वक्त सही फैसला किया या नहीं। ये जो लोग आज जुडिशरी में जाने की तमन्ना रखते हैं ना किसी स्टेटस की वजह से, वो समझते नहीं कि वक्त ने, कानून ने या हालात ने उन्होंने किस जगह पे पहुंचाया, उन्होंने करना क्या, उनकी जॉब क्या, उनकी ड्यूटी क्या, जो यहां भी ज़मीर के आगे भी और ये जो इस्लामिक स्टेट है इसके मुताबिक भी अगली दुनिया में भी जो हिसाब किताब है, वो काजी का हिसाब किताब जो है वो सबसे ज्यादा। फेयर ट्रायल में ये भी चीज है, शफाफ ट्रायल होगा। ऐसा ट्रायल नहीं होगा कि एक जज है उसको लिखा हुआ फैसला भी आ रहा है और उसने सुना दिया। अब पता ना हमारी मिलिट्री कोर्ट में बड़ा फेयर ट्रायल, चार्ज फ्रेम, गवाह को पूरी वो दी जाती है, मुल्जिम को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, फिर को फेयर ट्रायल वर्बेटम की एविडेंस लिखी जाती है। सिर्फ होता क्या, फैसला जो है वो जैक ब्रांच होती है वहां से लेके आया और कुछ और कोई मसला नहीं। फेयर ट्रायल तो ऐसा है जो वकील गए हैं मिलिट्री कोर्टों में, हमारी सिविल कोर्टों से बेहतर ट्रायल वहां कंडक्ट किया जाता है। वकील के साथ रवैया, गवाह के साथ रवैया, मुलजम के साथ रवैया, उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की जरूरत हर चीज। लेकिन वो फेयर ट्रायल के प्रोसीजर में कहाँ मार खाना, जहाँ फैसला जो है उसे लिख के दिया जाता है, ये फैसला ट्रायल जो भी होता है
11 कह रहा है स्लेवरी, फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड। अच्छा, पाकिस्तान में और चाइल्ड लेबर भी इसमें आ रहा है। पाकिस्तान में आपको ये पता है कि जो खिता है बरसगीर 2 हिस्सों में तकसीम है, हिंद और सिंध। इंडस सिविलाइजेशन जो ये साथ में, और एक दूसरी गंगा जमुना वाली सिविलाइजेशन पूरा। यहाँ तो गुलामी हमेशा से, इंग्रेज ने आपके यहाँ गुलामी। आज जो हम सिंध में रह रहे हैं, जब तक तालपुर उसका दौर काफी दौर हो, मीर नसीर खान तालपुर आपको बादशाह थे जिनसे अंग्रेजों ने जंग की दिया, होश मोहम्मद शीरी ने कुर्बानी की। उस वक्त तक इस जगह पे सिंध में गुलामों की तिजारत होती थी और गुलाम। अंग्रेजों ने आके इसको, पाकिस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशन ने भी गुलामी के खिलाफ कि कोई आदमी गुलाम नहीं रख सकेगा, गुलामी नहीं हो सकेगी। नहीं तो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, आज से 200 साल 250 साल पहले यहाँ भी इस जगह जहाँ खड़े यहाँ गुलामी होती थी, अंग्रेजों ने आगे खत्म की। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें पाबंदी लगाई कि कोई गुलामी नहीं होगी, कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को ताकत के तौर पे, पैसे के तौर पे गुलाम नहीं कर सकता। आज़ाद आदमी, हर शहरी हमारा जो है आज़ाद। और स्लेवरी भी कहा, और दूसरा फोर्स लेबर। ये क्या होती है? फोर्स लेबर होती है जबरी मशक्कत, यानी एक आदमी को आप ताकत के तौर पे, या कोई जैसे भट्टों पे वो गुलाम मजदूर कहलाते हैं, गुलाम दहकान होते हैं, उन पर कर्जा चढ़ा के उनसे बगैर कोई मुआवजा तय किए उनसे बेगार लेते हैं, जबरी मशक्कत देते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में भी ये था कि जो रैयत बाशिंदा रियासत है उससे बेगार लिया जाता, चंद लोगों को एग्जाम किया जाता, शहरी नहीं होता था, और रियासत का रैयत होती, मलकियत होती थी, उससे बेगार लिया जा सकता। चंद लोगों को बादशाह खुश होकर या चंद कबीरों को एग्जाम करता, बेगार ये उठा के ले गए, उससे काम करना, सड़क बनाना शुरू कर दी, खेत में लगा, ये बेगार। इससे वो दे देता हूँ। और एक इसी के नीचे लिख दिया, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 shall be engaged in any factory or mine or any other hazardous employment। 14 साल से नीचे का बच्चा माइंस में, फैक्ट्री में या किसी खतरनाक किस्म की मुलाजमत में 14 साल से नीचे उसको नहीं रखा जाएगा। यानी 14 साल से नीचे वाली उम्र है उससे काम नहीं लिया। लेकिन ये है कि ये भी 14 साल की उम्र है, किसी मुल्क में 16 भी है, लेकिन 14 की हमारे पास, इससे कम उम्र रखने से कोई जगह फैक्ट्री में, माइंस में या कोई सख्त काम चाइल्ड लेबर को जैसे नहीं था, वो कारपेट लेबर होती थी, उसको इसका। फिर हम चले जाते हैं आर्टिकल 12, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। ये तो आप समझते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट ये है कि ऐसा कानून जो उस वक्त कानून नहीं था, उसके तहत उसको नया जुर्म बना। जैसे चेक डिसऑनर एक्ट था ना कानून, वो कब आया? 2000 में आया। उससे पहले 489F नहीं थी। उससे पहले अगर कोई चेक डिसऑनर हुआ तो वो 489F के जुर्म में, ये प्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से ये ताफ़। उस तारीख के बाद इस वक्त से वो अमेंडमेंट आई थी, उसके बाद जो चेक डिसऑनर होंगे वो 489F। लिहाजा इंसान को ताफ़ है, क्योंकि उसमें वो जुर्म जो कर रहा होता है, ये जो फेल कर रहा होता है, वो जुर्म नहीं होता, उसे नहीं पता इसकी कानून के तहत, तो उसको ऐसी चीज़ की सजा देना जो कि जुर्म ही नहीं था, या जिसको पता ही नहीं है कि ये चीज़ भी जुर्म है, आप बाद में से जुर्म है। ठीक, वो जो असलन यार वाली केस पढ़ाया हमने कल, जो नैब ऑर्डिनेंस चले, उसमें प्रोटेक्शन होने दी किस चीज़ की? 1 जनवरी 1985 से लेके वो जब तक नैब ऑर्डिनेंस आया उस वक्त तक के जुराइम को भी, या उस वक्त की भी जो क्राइम या करप्शन थी उसको भी, वो भी वैसे ही यहाँ आर्गूमेंट हुए, लेकिन वो अच्छे तरीके से आर्गूमेंट नहीं हुए। जजेस भी सारे तैयार बैठे थे, वैलिडेट करना, उन्होंने अलाउ जरूर की पिटीशन, 2 महीने का टाइम दिया कि नया इंस्ट्रूमेंट लाओ इन मॉडिफिकेशन के साथ। 2 महीने आज तक वो उन पे अमल हुआ, अमेंडमेंट्स वाले के कभी 20 साल बाद। उसने रिट्रोस्पेक्टिव एक्शंस को भी में डाला, जो दूसरा वहाँ आर्गू नहीं हुआ, लेकिन था वो कानून। वो क्यों था?
1 जनवरी 1985 की साल डालने की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि 1 जनवरी 1985 से मोहम्मद खान जुनैदियों ने जमहूरियत को बहाल कर दिया था। इससे पहले जितने भी अदवार थे वो फौजियों के थे, उनको प्रोटेक्ट कर दिया। 1 जनवरी 1985 के बाद जो सियासी हुकूमतें आई उन तक उस तक महदूद कर दिया, रिट्रोस्पेक्टिव को भी उस हद तक महदूद रखा। ये बदनीयती थी उस कानून में। जो भी कानून बदनीयती पर मुश्तमिल होता है वो सर्वाइव नहीं करता, ये अच्छा कानून नहीं है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अच्छा, ये आर्टिकल 13 आता है। ये क्या कह रहा है कि किसी आदमी को एक ही जुर्म में 2 सजाएं नहीं देंगे, और ये भी कह रहा है नो पर्सन शैल व्हेन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिम। यानी किसी आदमी को मजबूर नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से, लालच दे के, तशद्दुद करके, दबाव में ला के, कि वो अपने खिलाफ ही गवाही दे। ये इंसान को ये कहना कि अपने ही खिलाफ गवाही दे, ये भी इंसानियत के जो जुमरे हैं उनमें नहीं आता। इसको भी एक शहरी आज़ादी या बुनियादी हकूक़ में शामिल कर दिया कि अपने खिलाफ गवाही देने पे आप उसे मजबूर नहीं कर सकते कि हाँ मैं नहीं किया। वो खुद वॉलंटरी आता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप दबाव के जरिए, किसी भी किस्म का दबाव, कि आपने उसे मारा पीटा या आपने कहा कि नहीं इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जरूरी नहीं तशद्दुद यही होता है कि मार कॉन्सिक्वेंसेज है कि तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी ये सब चीज़ जो है ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, या ब्राइब करके उससे कहा कि तुम ये लिख दो, मजबूर नहीं किया। 14 है इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। वो जो शर्फ इंसानियत है, डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल। यानी कोई आदमी जो है वो जो इंसानियत की उसकी डिग्निटी है और उसकी प्राइवेसी ऑफ होम है, तो चादर और चारदीवारी का जो कहते हैं, उसका कंसेप्ट है कि हर शहरी का हक है और वो आप उससे ले नहीं सकते, या उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है रियासत की जिम्मेदारी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, इसी में वो जो होता है प्राइवेसी ऑफ होम आता है, प्राइवेसी और राइट टू फैमिली आता है, वो इसी में। अच्छा आगे आ गया फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अच्छा 15 जो है ये नकलो हरकत की आज़ादी दे रहा है, शहरी आज़ादी दे रहा है कि हर आदमी पूरे पाकिस्तान, ये नहीं है कि एक सूबे का रहने वाला है सिंध का, तो उसे आप कहेंगे कल आप जो है ना पंजाब में डाल, इंसान को भी है। और आर्टिकल 151 है जो हमारा सब्जेक्ट है, गुड्स को पूरे पाकिस्तान में, वीट है कोई और चीज़ है, पूरे पाकिस्तान में उसकी मूवमेंट जो है उसको रोका नहीं जा सकता। ये कह रहा है इंसान की मूवमेंट। यानी मैं चाहूँ तो कल मैं जाके मुल्तान में आबाद होने से मुझे कोई इस बात से नहीं रोक सकता कि मेरा शनाख्ती कार्ड PRC या डोमिसाइल कराची का है तो मैं मुल्तान या दूसरे सूबे में जा। बाज़ जगहों पे होता है कि परमिट चाहिए होता है किसी खास इलाके में जाके रहने, उसकी और वजूहत होती हैं, वो आबादी छोटी होती है, उसकी सकाफत होती है, उसका डर होते हैं, उसके लिए ऐसा कानून बनाया जाता है कि बाहर से आके आदमी वहाँ का शहरी बनेगा, वोट डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहाँ का कल्चर डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो इसमें ऐसा नहीं है पाकिस्तान। फ्रीडम मूवमेंट आ गया, फ्रीडम असम्बली आ गया कि हर आदमी को इज्तिमा का सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, वो जो 144 लगा था 5 आदमी ज़्यादा नहीं होंगे, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने, हर आदमी को इज्तिमा का। 16 जो है 17 जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि हर आदमी को अंजुमन साजी का, सियासी पार्टी बनाने का, और किसी किस्म की अंजुमनें होती हैं, फलाई अंजुमन होती हैं, किसी और तरह की अंजुमन बनाने की, तो सिर्फ सियासी पार्टियों के लिए सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना काम कर रहा हो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन हो लॉज में वो ना कर रहा हो, और अलबत्ता सर्विस ऑफ पाकिस्तान में ना हो तो वो आदमी मेंबर बन सकता है किसी भी पार्टी में, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक पाबंदी लगा दी कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि वो इलेक्शन कमीशन को अपने अकाउंट्स जो है ना हर साल जमा कराता है कि उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। अच्छा जी 18 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसका भी कानून और वकालत के बाद पाकिस्तान में हर आदमी को सब्जेक्ट टू सच क्वालिफिकेशन इफ एनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू एंटर इनटू एनी लॉफुल प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन और टू कंडक्ट एनी लॉफुल ट्रेड और बिजनेस। हर आदमी जो है कारोबार कर सकता, कोई भी हर आदमी कोई भी पेशा पर इख्तियार कर सकता है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉ। वो क्या होती है, मसलन बाज़ चीज़ों के लिए लाइसेंस ज़रूरी है, फलाना अद्वियात का काम करना है आपको ये लाइसेंस चाहिए,
आपने डॉक्टर और वकील के तौर पर प्रैक्टिस करनी है तो लाइसेंस चाहिए। उसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होगी, हर चीज़ की, इंजीनियर की भी है, डॉक्टर की भी है, वकला की हमारी है, बार काउंसल्स हैं, तो उनके जो लॉज हैं उनको फॉलो करके आप वो लाइसेंस लेंगे तो करेंगे। ये नहीं है कि एक आदमी कहे मुझे आर्टिकल 18 के तहत सब्जेक्ट टू प्रोफेशन, कोई भी मैं प्रोफेशन, मैं कल से वकील कहलाऊँगा, नहीं, कल से मैं डॉक्टर कहलाऊँगा, कल से मैं इंजीनियर कहलाऊँगा, कल से मैं जो है वो माइंस फलानी जगह जो है खोजना शुरू कर दूँगा, कल से मैं फलानी दवाई बनाऊँगा। नहीं, जो रिस्ट्रिक्शन लॉज ने दी हैं माइनिंग के लिए, हर कानून के लिए, ठीक है, इवन फ्लोर मिल के लिए भी एक लाइसेंस होता है कि वो वीट को वो कर सकता है, क्रश करेगा, ये करेगा। वो लाइसेंसिंग या वो कानून जो भी है उसके तहत हर आदमी को फ्रीडम है तिजारत की और मुलाजमत की और हर पेशा की। और आप भी जो लॉ गेट में बैठे, ये आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे लॉग एक्ट का इम्तहान रखा, लॉ एक्ट का रखा इंटर के बाद दाखिले के लिए, लॉग एक्ट का रखा कि वकील का इम्तहान बार कौंसल लेगी, ज़रूर वाइवा लेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन ये इम्तहान पास करना, 50 नंबर लेना ज़रूरी है वकील बनने के लिए, तब वो लाइसेंस। ये रिस्ट्रिक्शन है लॉ, ठीक है। लॉ तो कई तरह के होते हैं ना, कानून बनाए जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट भी लीव ग्रांट करने के अलावा बाकी जो फैसले करते हैं वो भी एक लॉ होता है, जो अदालतों के फैसलों से एक कानून होता है, वो भी लॉ होता है। लॉ ये नहीं होता कि एक स्टैट्यूट में लिखा होता है। तो लॉ गेट जैसे है ना, इस तरह के सब्जेक्ट टू फ्रीडम है 18 के तहत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है 19, ये भी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ही होगी ना, हर आदमी को बिल्कुल ही राइट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि तो उसे तकरीर किया जाता है, ठीक है, तकरीर, तहरीर, लिखना, पढ़ना, और ये सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन हर जगह होता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि हीथ्रो में वो कौन सा है, हाइड पार्क में हर आदमी तकरीर कर सकता है, एक कॉर्नर बना हुआ, हर आदमी जाता है संडे को तकरीर, एक स्टूल पे खड़ा हुआ, वहाँ भी पाबंदी, मलका के खिलाफ बात नहीं करेगा, बादशाह के खिलाफ बात समझ। तो ये नहीं है कि वो कहे कि नहीं है बादशाह ठीक नहीं है, और ये वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट टू लॉ, यानी इसमें जो रिस्ट्रिक्शन लॉ ने दी हुई है उसके खिलाफ नहीं चलेगा। मतलब ग्लोरी ऑफ इस्लाम के खिलाफ, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इम्पोज ऐसे जैसे लॉ है ना, मोरालिटी है, डिसेंसी है, इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कमीशन है, ऑफेंस है, इन चीज़ों की जो पाबंदियां हैं जो कानून में भी दी हुई हैं, उनके अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, बाकी वो अपने ख्यालात का आधार